चलिए, तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं अवस्था एवं गंध, है ना, स्टेट एंड ऑर्डर, है ना। तो पॉइंट एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि ये जो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं, इस कार्बोक्सिलिक एसिड में मैंने सबसे पहले जब नामकरण बताया था तो आपको बताया था कि प्रथम सदस्य कौन है, द्वितीय सदस्य कौन है। जैसे कि प्रथम सदस्य में आपका आता है फार्मिक अम्ल, जिसको हम लोग मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। दूसरा में आता है आपका एस्टिक अम्ल, जिसको हम लोग एथेनोइक बोलते हैं। और तीसरा में आता है आपका प्रोपेओनिक अम्ल, जिसको हम लोग प्रोपेनोइक बोलते हैं। प्रोपिओनिक, ये साधारण नाम बताओ ना, इसका एप्रेशिएशन नाम अलग होता है। फार्मिक अम्ल क्या है? मेथेनोइक, इसका एस्टिक अम्ल का एथेनोइक, और प्रोपिओनिक अम्ल का प्रोपेनोइक, ब्यूट्रिक अम्ल का ब्यूटेनोइक, ऐसा सबका बनता रहता है ना। तो इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट है आपका अवस्था एवं गंध, कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कौन सी अवस्था में पाया जाता है और कौन से गंध इसमें पाया जाता है। तो देखिए, प्रथम 3 सदस्य फार्मिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, प्रोपिलिक अम्ल, 3 सदस्य। उसके बाद बहुत सारे और है ना, और आप सभी सदस्य का नाम हो सके तो कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर। प्रथम 3 सदस्य रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाले द्रव है। क्लियर है? प्रथम 3 सदस्य तीक्ष्ण गंध वाले द्रव है। अगले 6 सदस्य, आगे जो आएगा प्रोपियोनिक में ब्यूट्रिक आएगा, बताया था मैंने। आगे जो 6 सदस्य हैं वह 6 सदस्य बकरी के मक्खन के समान अरुचिकर गंध वाले होते हैं। या डायरेक्टली ये लिखने की जरूरत नहीं, बकरी के मक्खन के सारा, है ना, डायरेक्टली लिख सकते हो, अरुचिकर गंध वाले होते हैं। तो यहाँ पर आगे चौथा में ब्यूट्रिक अम्ल आता है, पांचवा में आइसोब्यूट्रिक, ऐसे बहुत सारे आगे आते जाएंगे, ठीक है ना। तो प्रथम 3 सदस्य रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाले होते हैं और अगले 6 सदस्य हैं बकरी के मक्खन के समान अरुचिकर गंध वाले होते हैं। ये इसका क्या है, और ये आपका पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज अवस्था और गंध। अब द्रव अवस्था बता दिया ना मैंने, कौन सा अवस्था है? द्रव अवस्था, है ना। अब मान इसको गर्म कर दे तो हमारे वाष्प में आ जाते तो मत बोल देना वाष्प में होता है करके, ठीक है ना। द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? ओके, अब बात करते हैं, है ना, थोड़ा से इसमें कि, और इसमें जो प्रकृति ध्रुवी होता है कि अध्रुवी होता है ना। ये ध्रुवी प्रकृति के होते हैं, ये ध्रुवी प्रकृति। और ये जो उच्च वाले उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा ना, कि ये ध्रुवी प्रकृति और उच्च आणविक द्रव्यमान, ये ध्रुवी प्रकृति और उच्च आणविक द्रव्यमान के कारण, है ना, जो एरोमेटिक अम्ल है वह रंगहीन, गंधहीन, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्लियर है? अब देखिए, जो तीन सदस्य है वो तो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, ओके, है ना। और बाकी के जो 6 सदस्य है वो 6 सदस्य आगे की ओर ना, वो क्या होते हैं? अरुचिकर गंध वाले होते हैं। और ये ध्रुवी प्रकृति के होने के साथ साथ, है ना, ये उच्च आणविक द्रव्यमान के कारण जो एरोमेटिक अम्ल है वह एरोमेटिक अम्ल रंगहीन, गंधहीन, क्रिस्टलीय होते हैं। ये नॉर्मल लिखने का है, ज़्यादा समझने का नहीं, है ना। चलिए आगे आता है आपका विलेयता। क्या आता है? विलेयता, है ना, सोलुबिलिटी। अब इसमें क्या होता है कि प्रथम 4 सदस्य मतलब फार्मिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, प्रोपिलिक अम्ल, ब्यूट्रिक अम्ल, है ना, ये सब, है ना। तो प्रथम 4 सदस्य पानी के साथ सरलता से अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड याद रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण घुल जाते हैं। कैसे? चलो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, ध्यान समझना कि ये RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये हो गया एक फार्मिक अम्ल का, है ना। और यहाँ मैं आता हूँ RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और ये H। क्लियर है ना। अब मैं यहाँ पर बनाता हूँ पानी का मॉलिक्यूल H2O। क्लियर है इस जगह।
अब मैंने यहाँ पर क्या बताया कि 4 सदस्य, ये 4 सदस्य के अंतर्गत ना, ठीक है। तो ये हो गया एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक मोल, इधर एक मोल, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, जल। तो होता क्या है कि ये वाला जो ऑक्सीजन है, जल का जो ऑक्सीजन है और ये वाला जो हाइड्रोजन, उसके बीच ऐसा बॉन्ड बनता है, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है। और इस जल के हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये ऐसा गलत लिख दिया गया है, जल के हाइड्रोजन और इनके जो ऑक्सीजन है, क्लियर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज रहता है ना, आपको पता है। क्लियर है, ऑक्सीजन माइनस चार्ज बनाता है, आपको पहले से पता है ना। तो यहाँ जो जल का हाइड्रोजन है वहाँ पर एक बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड का नाम है अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब इसी बॉन्ड के बनने के कारण ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो जल के साथ क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, जल के साथ क्या होते हैं, घुल जाते हैं। जबकि जो उच्चतर सदस्य हैं, आगे लिखा नहीं मैं लेकिन लिख देना आप लोग, जबकि जो उच्चतर सदस्य होते हैं, है ना, उच्चतर सदस्यों में, है ना, उच्चतर सदस्यों में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता नहीं होती है, अतः पानी में नहीं घुलते हैं, है ना। वो किस में घुलते हैं, वो घुलते हैं आपका एल्कोहल में और ईथर में। क्लियर है। तो ये हो गया आपका विलेयता। तीसरा आता है बॉन्डिंग, बॉइलिंग, क्वथनांक, क्या बोलते हैं इसको, क्वथनांक। तो ये जो आज का वीडियो है वो इसी के लिए बनाया गया है ना, कि कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वथनांक है वह अन्य ईथर, एल्कोहल या एल्केन की तुलना में अधिक क्यों होता है, समझाइए। यही क्वेश्चन है आज का, है ना। तो देखिए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक, है ना, वह अनुरूप अनुभार वाले, मतलब जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो अनुभार है उसके अनुरूप कोई और है, जैसे कि एल्केन, ईथर, एल्कोहल, इसका भी अनुभार वैसे ही रहेगा, तब भी से जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्वथनांक अधिक क्वथनांक वाले होंगे। देखिए ध्यान से कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक अनुरूप अनुभार वाले एल्केन, ईथर तथा एल्कोहल के क्वथनांक से अधिक होता है। क्लियर है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो क्वथनांक है वह उसके अनुरूप अनुभार वाले एल्केन, ईथर तथा एल्कोहल के क्वथनांक से क्या होता है, अधिक होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है क्यों होता है ना, ये समझना है आपको। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो क्वथनांक है अनुरूप अनुभार वाले एल्केन, ईथर और कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्वथनांक से, एल्कोहल के क्वथनांक से क्या होता है, अधिक होता है। ये तो आपको, जैसे कि कुछ उदाहरण देता हूँ मैं यहाँ पर, जैसे कि CH3COOH, इसका जो अणुभार है वो कितना होता है, लगभग नहीं 60 होता है। क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा से एक एल्कोहल की, जैसे कि CH3CH2OH, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, है ना। तो एन प्रोपिल, मेथेन, एथेन, प्रोपेन ना, एन प्रोपिल एल्कोहल, तो एन प्रोपिल एल्कोहल का भी अणुभार कितना होता है, 60 होता है ना। अब इसका जो क्वथनांक है 391 के होता है। देखिए अनुभार 60 है ना, तो 391 के होता है, और इसका कितना होता है, 370 के होता है। तो देखिए ये अनुरूप अनुभार वाले एल्केन या एल्कोहल या ईथर है ना, इसके तुलना में इसका जो क्वथनांक है क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब क्यों होता है उसको समझिएगा। चूँकि एथेनॉइक अम्ल अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध के द्वारा ना चक्रीय द्विलक के रूप में पाया जाता है। द्विलक मतलब दो जन मिलकर। देखिए ये यहाँ पर ये जो प्राप्त हुआ है एसिटिक अम्ल है, एल्कोहल है, वो अकेला है ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो 2 के अणु में पाया जाता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध, 2 अणु आपस में फट से जुड़ जाता है। क्यों, देखिए यहाँ पर बताया था आपको कि RC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, ये एक मोल हो गया, ये दूसरा मोल हो गया, ठीक है, दूसरा अणु हो गया, है ना। तो देखो OH को मैं नीचे बनाया हूँ, एक बार इसमें ऊपर बनाया हूँ ना, इसमें कन्फ्यूजन मत होना, है ना, कि अलग अलग, दोनों सेम है। R C डबल बॉन्ड O OH OH। क्लियर है। अब मैं इसको जोड़ने के लिए ऐसे ही बना दिया हूँ। तो होता क्या है यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर होता है माइनस चार्ज, आपको पता है ना, है कि नहीं है। और यहाँ भी पता है आपको माइनस चार्ज है करके। ओके। अब और एक चीज़ क्या है, अगर ये माइनस चार्ज यहाँ पर प्लस चार्ज रहेगा ना, क्लियर है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। इसको अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। और इनके बीच में क्या बनता है, बॉन्ड बनता है।
क्लियर है। तो इसको बोलते हैं अंतर आणविक अणुक बोलते हैं उसको, अंतर अणुक भी बोलते हैं, अंतर आणविक भी बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ना। और ये देखिए ये चक्र के समान देखो दोनों, ठीक है। ये मतलब क्या है, चक्रीय, क्या है, द्विलक है। एक लक द्विलक समझते हो ना, द्विलक है मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइमर, क्या बोलते हैं, डाइमर। इसी डाइमर के कारण अब देखो इसका जितना अनुभार है, ठीक है, उतना ही अनुभार इसका भी रहेगा। तो दोनों जन मिलाकर तो बहुत भारी वाला अनुभार रहेगा ना। इसके आधार पर इसका जो क्वथनांक भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, सीधी बात है ना। तो चूंकि एथेनोइक अम्ल अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध के द्वारा चक्रीय द्विलक के रूप में पाया जाता है, दोनों है ना एक में जुड़ा हुआ पाया जाता है। अकेला अकेला पाया जाता है तो 60 ही होता है इसका, और वो क्या बोलते हैं इसका अनुभार क्या होता है, 60 होता है ना। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये एक में ही पाया जाता है, क्लियर है, एक में ही पाया जाता है। मतलब एक्चुअली में कहा जाए हम जब भी पूछा जाएगा आपको कि इसका क्वथनांक कितना होता है ना, सॉरी इसका अनुभार कितना होता है, तो 60 ही बताओगे क्या, एक का 60 बताओगे सीधा। लेकिन होता क्या है कि दो जने आपस में जुड़ते हैं, ये हम लोगों को ना कन्फ्यूज़ कर देता है। मतलब कहा जाए इसको ना, ये दुनिया वाले को ना धोखा देता है कि वास्तव में ये एक है करके हम लोग सोचेंगे, लेकिन ये दो जने अणु होता है, इसी कारण होता है ना। तो चूंकि एथेनोइक अम्ल है अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध के द्वारा चक्रीय द्विलक के रूप में पाया जाता है, द्विलक के रूप में पाया जाता है दोनों जने, ठीक है ना, पाया जाता है, जिसके कारण इसका अनुभार 60 के स्थान पर 120 प्राप्त होता है ना। इस कारण इसके क्वथनांक अन्य समूह के यौगिक की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। क्लियर है, ओके। लेकिन जब तुलना करते हैं तो हम लोग ऐसे तुलना करते हैं, याद रखिएगा, 60 और इसका भी 60 और 391 391 120 नहीं करेंगे यहाँ पर, याद रखिएगा ध्यान से, है ना। तो इस तरह से ये हो गया 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और हम लोग चलते हैं चौथे फिजिकल प्रॉपर्टी में, गलनीयता में। क्लियर है ना। आगे देखते हैं कि अणुभार में, इसका जो अणुभार है उससे अणुभार में अगर क्या हो जाती है, वृद्धि होती है, तो अणुभार में वृद्धि के साथ साथ क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो अणुभार में वृद्धि के साथ साथ जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उस कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो गलनांक है, उस गलनांक में क्या होती है, वृद्धि होती है। एक चीज़ आपको कन्फ्यूजन करेगा बहुत, बता देता हूँ। मान जाए ये चीज़ है, इसका गलनांक कम है, इसका गलनांक क्या है, अधिक है, ठीक है। ये दो चीज़ है, इसका गलनांक क्या है, कम है, इसका गलनांक क्या है, अधिक। तो इसको अधिक ताप की ज़रूरत पड़ेगी कि कम ताप की ज़रूरत पड़ेगी, इसका गलनांक क्या है, कम है, तो इसको अधिक ताप की ज़रूरत पड़ेगी कि कम ताप की ज़रूरत पड़ेगी, कम ताप की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इसका गलनांक अधिक है, ठीक है ना, इसका गलनांक क्या है, अधिक है, तो अधिक ताप की ज़रूरत पड़ेगी। कन्फ्यूजन हो जाते हैं बच्चे लोग, गलनांक कम है ना, तो उल्टा उल्टा बोल देते हैं, तो ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये गलनीयता, इस प्रकार से इसका कल हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के इलेक्ट्रॉन संरचना।